हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो है हम क्लास 10th की जो है मैथमेटिक्स कंपलसरी, दैट मीन्स अनिवार्य पेपर का जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में एक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर में क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में एक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में एक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, अगर मैं हमारे पास क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे तो साइन थीटा लिख सकते हैं। हमारे पास क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा बराबर में व्हाट क्या। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ मैं कि क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ प्लस कॉस स्क्वायर। अगर कॉस पे पावर 4 थीटा हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कॉस पे पावर 4 थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर। इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा लिखा मैंने, और साइन कॉस पे पावर 4 थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं कि सिमिलरली यही पूछ रहा है, यानी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां से ऑप्शन ए दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, और बी दिया हुआ है हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी हमारे पास दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए, सी दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए, और हमारे पास डी दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहां से देखिए क्या हो सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर पूछ रहा है, बराबर में क्या होगा। ठीक है, आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, ये भी एक ही होता है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर ये टेन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो देखिए यहाँ से क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। इसकी जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा, आपको मालूम हो कि सेक स्क्वायर ए, सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपन कॉस ए होता है। सिमिलरली आपके पास आप जानते हैं कि कोसेक ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए बराबर होता है 1 अपन साइन ए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको सेक स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से देखिएगा 1 अपन कॉस स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा, और अपन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए अपन में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरा का। इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में वाट क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से बना सकते हैं।
आप जानते हैं कि टेन थीटा वो एज इट इज रहने देते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा। ठीक है, 1/10 थीटा बराबर में 5। ठीक है, बराबर में क्या 5। अब यहां से देखिए क्या कर सकते हैं इसको अगर मैं, आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर में क्या होता है। अगर x प्लस 1/x बराबर में p होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में क्या होता है, p स्क्वायर माइनस का 2 होता है। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर हम करने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे तो 25 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 यानी 23 हो जाएगा। अब इसको मैं बनाता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करता हूँ तो टेन थीटा प्लस 1 कॉट थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा, यानी दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। मैंने क्या लिखा, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। इसकी जगह पे इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी का बहुत साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1/10 थीटा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a की जगह पे 10 थीटा, बी की जगह पे 1/10 थीटा प्लस का बी स्क्वायर यानी 1/10 स्क्वायर थीटा, और ये 5 का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से इसको आगे और सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस में 1/10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, बराबर में कितना 25। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1/10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 25 माइनस का 2, तो यहाँ से क्या हो जाता है 10 स्क्वायर थीटा और प्लस में 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या होगा 25 में 2 घटेगा 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। इसको डिलीट करता हूं। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर, ये मैं समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनाया मैंने। इसमें कह रहा है कि कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर, ये कर्ण है हमारे, इसके मध्य बिंदु है मिडिल पॉइंट, इसको केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है। अगर मैं इसको केंद्र मान करके अगर मैं वृत्त खींचता हूं यहां से, ठीक है, तो मैं इसको वृत्त खींचता हूं तो ये क्या, ये वाली जो केंद्र है ये क्या कहलाएगा। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज के ये वृत्त जो है बाहर है ना, इसको केंद्र मान करके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा परिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास परिकेंद्र हो जाएगा। अगर इसी के अगर अंदर में हम बनाते हैं इस समकोण त्रिभुज में, तो ये फिर अंतः केंद्र हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा से है ना, लंब आधार और कर्ण के बीच में जो बने हुए वृत्त जो होते हैं वो अंतर, इसका ये वाले अंतर केंद्र कहलाता है, और ये क्या हो जाता है, ये परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा परिकेंद्र। नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है। दीवार के सहारे टिकी है, जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जो दीवार के साथ
60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई है, तो दीवार की ऊंचाई है, तो दीवार की ऊंचाई है। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 15/2 मीटर, बी दिया हुआ है हमारे पास 15 मीटर, और सी दिया हुआ है हमारे पास 30 मीटर, और हमारे पास डी दिया हुआ है 15/4 मीटर। ठीक है, तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यहां से हम देखते हैं कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी 15 मीटर ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है, जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। दीवार के साथ कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये लंब होता है, ये हमारे पास क्या होता है, कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये दीवार हम एक्स मान लेते हैं, एक्स बटे क्या आ जाएगा, कर्ण, कर्ण यानी 15 साइन थीटा, थीटा हमारे पास कितना है, ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है, जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। किसके साथ, 60 डिग्री, दीवार के साथ बनाती है। तो ये 60 डिग्री का बनाएगा, तो ये कितना बनाएगा, ये 30 डिग्री का बनाएगा। तो साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री x/15 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और x/15। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे आगे, 2 गुना x, 2x बराबर में 15 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 15/2, दैट मीन्स हम कर सकते हैं 7.5 यानी 15/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बात करने जा रहे हैं, इसको मैं डिलीट करता हूं। तो इसमें कहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट हीरोन सूत्र का यूज किया जाएगा। 13, 14, 15, तो यहां से हीरोन सूत्र का यूज करेंगे, हीरोन फॉर्मूला, हीरोन सूत्र का यूज करेंगे। हीरोन सूत्र कहता है कि √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, S माइनस सी होता है, जिसमें S होता है हमारे पास क्या होता है, S होता है परिमाप, सेमी पेरीमीटर होता है, दैट मीन्स वी कैन से, हम कह सकते हैं अर्ध परिमाप, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब यहां से देखिए हम हीरोन का सूत्र का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका S फाइंड आउट करेंगे, परिमाप, अर्ध परिमाप, यानी 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे में 2। 13, 14 कितना होगा, 27 और 15, 27, 15 हो जाएगा 42, 42/2। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। हीरोन का सूत्र से हम जानते हैं कि S इंटू S माइनस ए, S हमारे पास कितना है 21, 21 माइनस ए कितना है हमारे पास 13 है, 21 माइनस बी कितना है हमारे पास 14 है, 21 माइनस सी कितना है हमारे पास 15 है। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे तो 21 इंटू में 21 में 13 घटेगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 21 में 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 21 में 15 घटेगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 21, 8, 7, 6। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, दूनी 4 तिया 12, दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 गुना 2 और गुना 2 8 हो जाएगा, और ये 7, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 तिया 6। यहाँ से देखेंगे पेड़ में तो 7 आ जाता है बाहर, 3 है तो यहाँ से भी 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 2 2 2 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स है तो 2 बार आ जाएगा बाहर, 2 बार, है ना। 7 के 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट बात करता हूँ। ठीक है, तो
यहां से देखेंगे किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई एल बी तथा एच है। ये कमरा है, ठीक है, मैं एक कमरा बना रहा हूँ, ठीक है। यहां से देखेंगे ये कमरा किस तरह का है। कमरा डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड के जैसा होता है, घनाभ के जैसा होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई एल बी एच है। लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है, ठीक है। ऊंचाई क्या है, एच है हमारे पास। तो यहां से आप देखेंगे, यहां से आप देखेंगे कि अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, अगर पूछता है तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू में एच एल। इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल। लेकिन यहाँ कह रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई एल बी तथा एच इकाई है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी पहले आगे वाला, पीछे वाला और इसके साइड वाले एक तरफ से। अब यहां से देखेंगे आगे वाले का अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, एल इंटू बी। आगे वाला सिमिलरली पीछे भी है तो 2 बार हो जाएगा एल इंटू बी। अब मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एच हो जाएगा, बी इंटू एच 2 बार है, इधर इस साइड भी है तो हमारे पास 2 बार क्या हो जाएगा, बी इंटू एच हो जाएगा। यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से एक क्या हो जाता है 12 बी प्लस में 2 बी एच हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेने के बाद 2 बी कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाता है हमारे पास, 2 को कॉमन लेता हूँ, 2 और बी दोनों कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा एल इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई एल, चौड़ाई पी तथा ऊंचाई एच है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल करके आता है कि कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालना चाहेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, एल इंटू बी, 2 गुना लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई, माफ कीजिएगा यहाँ ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऊंचाई में h कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा यहाँ l और प्लस b, तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसमें करा समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल है। समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, बराबर भुजा, यानी ये बराबर भुजा जो है इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है और आधार जो है हमारे पास क्या है 24 सेंटीमीटर। अगर थीटा दिया रहता है समद्विबाहु त्रिभुज में तो क्या हो जाता है, थीटा पर दिया रहता है तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा। ए बी क्या बोलेंगे, ये हमारे पास ए है, ए बी इंटू साइन थीटा, इसका क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल अगर की बात करें तो। लेकिन इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, आप जानते हैं हमारे पास क्या होता है, b/4 होता है अंडर रूट 4a² माइनस का b² होता है, b/4 अंडर रूट अंडर 4a² माइनस का b²।
तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास b/4, b हमारे पास क्या है 24/4 √4a², 4a², a कितना है हमारे पास 13, 13 का स्क्वायर 169, b² यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 24, 4 गुना में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 169 गुना 4, 9 चौक 36 के 6, 100 चौक 64, 64 3 67 के 7 67 माइनस का 576। इसको सॉल्व करेंगे 6 गुना 676 में 576 घटेगा तो 100 आ जाएगा। 6 गुना 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 14 ही 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर इसका 60। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी परिमिति है। जैसा कि आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर साइड ए है भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 36√3 दिया हुआ है 36√3 और √3/4 यहाँ से भुजा स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 36 गुना 4 करेंगे तो 36 चौके कितना हो जाएगा 36 चौके होगा 144, 6 चौके 24 के 4 4 12 144 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा भुजा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 144 का वर्गमूल होता है 12 क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा भुजा। ये 12 है, 12 करके कितना हो जाएगा, इसका परिमिति पूछ रहा है, परिमिति पूछ रहा है ना, पेरीमीटर। तो 3 गुना भुजा होता है, 3 गुना भुजा क्या है हमारे पास 12, 3 गुना 12 करेंगे 12 3 36। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से विकर्ण के बारे में पूछ रहा है, दिया हुआ है कि विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है। अगर ये भुजा ए है, ये ए है, तो विकर्ण क्या होता है √2a होता है। तो यहाँ से हमें पता है विकर्ण क्या होता है √2a, √2 गुना भुजा होता है ना, √2a भुजा बोले जो भी है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विकर्ण दिया हुआ है 10√2 बराबर √2 गुना भुजा। ठीक है, भुजा ठीक है साइड। तो यहां से देखेंगे ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा भुजा हमारे पास क्या हो जाएगा, भुजा हमारे पास आ जाएगा 10। भुजा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से भुजा हमारे पास 10 है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे 10 10 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं जो समीकरण a बराबर b q प्लस r को संतुष्ट करते हैं। जहां आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल, भाज्य गुना भागफल
जोड़ में शेषफल होता है, जोड़ में क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये दिया हुआ है, गिवन है। लेकिन आपको एक चीज पता होगा, अगर मान के चलिए अगर मैं 7 को अगर भाग देता हूँ 3 से, तो क्या हो जाता है, 3 दूनी 6, शेष 1 आया। जब भी शेषफल 1 आता है या 0 आता है, ये क्या होता है हमारे पास, भाजक से छोटा होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। यानी b से r जो होता है हमारे पास, r जो होता है वो r जो होता है या तो 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है। 0 से बड़ा होगा या तो 0 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना है क्या, हमेशा r जो होता है वो क्या होता है, b से छोटा होता है। r जो होता है वो b से छोटा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यानी भाजक से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मौसो है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस में r होता है, इसका यूज करना है। अब a क्या है, a हमारा सबसे 867 है, यहाँ से मैं 867 लिखता हूँ। 867 b की जगह पे क्या, 255। 867 को 255 से भाग देते हैं, 867 को 255 से भाग देते हैं तो कितना बार में लगेगा, ये लगभग में 250 के करीब में है। 3 बार अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 के 5, 5 या 15, 1 16 का 6, 3 दूनी 6, 1 7, घटाते हैं 7 में 5 घटेगा 2, 6 का 6 में 6 0, और ये क्या हो जाएगा 8 में 7 1। तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह पे हमारे पास 3 आ गया, आर की जगह पे हमारे पास 102 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, बी कितना है, 255 और 102, यानी हमारे पास 255 है। तो 255 को क्या, स्टेप 2, ये प्रचलन सेकंड, दूसरा स्टेप है, ये पहला, ये दूसरा स्टेप है ना। दूसरा स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, 102, 102 दूनी क्या हो जाएगा, 102 दूनी होता है 204, इसको घटाएंगे 5 में 4 घटेगा 1, 5 के 5 हो जाएंगे। फिर चरण 3 यानी स्टेप 3 में हम बात करने जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 जोड़ 51, ये हो जाएगा 102, 102 वो 51 गुना क्या लिख सकते हैं, 51 दूनी 102, जोड़ में से 0 हो जाता है। जब 0 आ जाएगा तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 51। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 51 हो जाएंगे डी, ठीक है। रेगुलराइजेशन की जो है प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ से हम बात करेंगे 7429, 7429 इसको, तो इसको जो है आप यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं, जैसे कि ये 3 9 27 27 और 27 के साथ 7 7 50 की 9 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 9 7 63 के 3 और 3 3 तिया 9, इसमें भी आ जाता है, नहीं मैच करता है ये दोनों में, ठीक है। और इसमें देखते हैं अगर 9 तिया 27 27 तिया 81, ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, 9 9 81 81 सत्ते 9 9 81 के 1 और 1 गुना 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 सत्ते 7, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। बाकी रहा हमारे पास ये, तो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल यानी 7429, यहाँ पे हम लिख दिए 7429, इसकी गुणनखंड के गुणनफल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम 17 से देते हैं, यहाँ तो 13 से भी है, 13 का ऑप्शन यूज करते हैं, तो 13 5 65, यहाँ से 17 74 29 को 13 से देते हैं भाग, ठीक है। तो क्या आ जाता है, 13 5 65, 13 6 78, 13 5 65, 14 में 5 घटेगा 9, और यहाँ से 2, 13 7 91, और यहाँ से 9, ठीक है। तो ये 13 तो लगेगा नहीं, ऑप्शन हमारे पास ए से लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 17 से देता हूँ
भाग देता हूँ तो 17 से देने पे क्या आ जाता है, 17 चौके 68, 6 8 6 14, 6 2 62 हो गया ना, 17 तिया 51, यहाँ पे बचा कितना 11 और 9 119, 17 17 6 102, 17 17 119, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ से, फिर 19 से देते हैं, तो 19 से देंगे तो क्या होगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, कितना 5 आ जाता है, और 19 तिया 57, फिर हमारे पास 23 से 23 एका 23, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 17 गुना 19 गुना 23, इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का ए तथा बी का लॉसो तथा मौसो सी तथा डी हो, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या है, आप जानते हैं कि दो संख्याओं का लॉसो n1 और n2 क्या होता है, एलसीएम यानी लॉस ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम बराबर में क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं ना, ये आपको पहले से पता है। यहाँ कह रहा है यदि दो संख्याओं का दो संख्या ए तथा बी का लॉस तथा मौसो सी तथा डी हो, तो इसका लॉस हो और मौसो, यहाँ पे सी और डी होगा, तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगे, वो दोनों क्या संख्या हो सकते हैं, ए बी होंगे, ए और बी। यहाँ से क्या आ जाता है, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, हमारे पास ऑप्शन सी आ जाता है, इसमें करेक्ट आ जाता है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, इसमें लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, निम्नांकित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ए नंबर दिया हुआ है √2, बी दिया हुआ हमारे पास √3, और सी दिया हुआ हमारे पास √4, और डी नंबर दिया हुआ हमारे पास √5, ठीक है, √5 दिया हुआ है। तो यहां से आप देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है ना, p/q के फॉर्म में होता है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, p/q के फॉर्म में जो होता है, हम p और q क्या है, p और q कोई दो पूर्णांक संख्या है, p तथा q कोई तो पूर्णांक संख्या, कोई पूर्णांक संख्या है ना, कोई पूर्णांक संख्या है, और यहाँ से q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा कहता है परिमेय संख्या का डेफिनेशन कहता है। परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिखते हैं हम, इसको तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये रूट में है, और ये भी हमारे पास रूट में है, ये भी हमारे पास रूट में है। अगर ऑप्शन सी देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का रूट क्या हो जाता है, 4 का रूट हो जाता है 2, तो इसको हम 2/1 परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, है ना, p/q के फॉर्म में। यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं कि रूट वाले जितने भी होंगे ना, रूट के अंदर में जो भी आ जाता है, जिसका सॉल्यूशन मतलब पॉइंट में डेसिमल में आता है, आएगा ही नहीं, वो परफेक्ट है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास अपरिमेय हो जाता है। परिमेय, ये अपरिमेय का एग्जांपल है रूट वाला,
सॉल्व करके देखना है, अगर रूट कैंसिल हो जाता है सॉल्यूशन तो परिमेय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, ऑप्शन हमारे पास सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं, ठीक है। सोलह नंबर है हमारे पास, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P/Q होता है। P/Q होता है जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है एवं कहलाती है, एवं अभी जस्ट बताए हैं, एवं Q नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया हुआ पहला ए नंबर सम संख्या, बी दिया हुआ हमारे पास विषम संख्या, और सी दिया हुआ हमारे पास परिमेय संख्या, और डी दिया हुआ हमारे पास अपरिमेय संख्या। तो अभी जस्ट में हमने बताया आपको, है ना, मैंने बताया आपको जस्ट P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कौन सी संख्या होंगे, वो हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। परिमेय संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 16 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का था वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार, जिसका वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्ती, न तो शांत होता है, न तो शांत होता है और न आवर्ती, न आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्ती कहलाती है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए अपरिमेय संख्या, बी हमारे पास है परिमेय संख्या, सी हमारे पास है अभाज्य संख्या, और हमारे पास डी है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा 17 नंबर कहता है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है, जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है, ठीक है। दशमलव संख्या के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि दशमलव संख्या, ठीक है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, एक होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है। दशमलव, तो यहां से आप देखेंगे शांत वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न ही आवर्ती कहलाती है, न ही आवर्ती कहलाती है। अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? 2, 5, 7, 9, 11, 13, ये अभाज्य संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है?
जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय। और यहाँ से परिमेय क्या है जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? पूर्णांक संख्या क्या आता है, जैसे 3 पूर्णांक संख्या है ना, यानी हम प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर देंगे तो वो पूर्णांक संख्या हो जाता है, और 0 के साथ साथ माइनस वाला ऋणात्मक मान भी शामिल कर देंगे, है ना, वो हमारे पास पूर्णांक संख्या हो जाता है। तो जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्ती कहलाती है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। कह रहा है कि 3 - 2√5 का होल स्क्वायर बराबर है। आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस का क्या होता है, p स्क्वायर। यहाँ से a के जगह पे 3 है, 3 - 2√5 है ना, इसका होल स्क्वायर लिखना है। a के जगह पे 3 का स्क्वायर 2a, a के जगह पे 3, b के जगह पे 2√5 प्लस b स्क्वायर यानी 2√5 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 तिया 6, दूनी 12, 12√5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 9 29 हो जाएगा, माइनस में 12√5, 29 माइनस में 12√5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बहुपद x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 का गुणनखंड है। गुणनखंड है, ठीक है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, x-1 प्लस इंटू में क्या दिया हुआ है, x-1 x प्लस 3, b दिया हुआ है हमारे पास x+1 x-3 x+1 इंटू में x-3, c दिया हुआ है हमारे पास x-1 x-3 इंटू में, और ये दिया हुआ है डी हमारे पास ऑप्शंस x+1 इंटू में x+3, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसको सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 3 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 3x और प्लस का 3 हो जाएगा बराबर में 0। इसका सिर्फ गुणनखंड पूछा है ना, तो यहाँ से देखेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए बराबर में क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये सॉल्यूशन है ना, इसको x कॉमन लेंगे तो x-1, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x-1, x-1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x-3, ठीक है। उन्नीस का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी बन जाएगा इधर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 के शून्यक है, ठीक है। इसका शून्यक पूछ रहा है। शून्यक
या तो फैक्टर से निकाल सकते हैं या सीधी धाराचार्य फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आसान होगा फैक्टर तरीके से। एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2x प्लस में 5x। इसका ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, ऑप्शन पहले लिख देता हूँ। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है हमारे पास -2 -5, बी है हमारे पास ऑप्शन 2,5, सी है हमारे पास ऑप्शन -2,5 और डी है हमारे पास ऑप्शन 2, -5। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ इसको लिख सकते हैं 5x प्लस में 2x प्लस में 10 बराबर का 0। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा और प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से x प्लस 5 हो जाएगा कॉमन, तो बचा है x प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर में क्या हो जाएगा, इफ x प्लस 5 बराबर में 0, x बराबर हो जाएगा -5, x प्लस 2 बराबर का 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 और -2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इस वाले क्वेश्चन में करा, यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28+16 है तो माध्यिका है। आप लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, माइनस का 2 माध्य होता है। बहुलक माध्य तथा बहुलक क्रमशः ये है, तो माध्यिका पूछा है, तो यहाँ 3 गुना x मान लेते हैं माध्यिका। 2 माध्य कितना है, माध्य 28 है, बहुलक 16 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x 28 दूनी 56, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 56 और 16 क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो 16 प्लस 56 और बराबर में 3x। तो यहाँ से 6 6 12 का 2, 5 1 6 1 7, 72 बराबर में 3x, 3 दूनी 6, 3 4 का 12, x बराबर क्या है 24। हमारे पास x बराबर 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 24। बाईस नंबर देखते हैं, 24 संख्याओं का औसत शून्य है। चौबीस संख्या का औसत शून्य है। इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है, इनमें से कितनी कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है, शून्य से बड़ी हो सकती है। जीरो, ऑप्शन बी है 1, सी है हमारे पास 12, हमारे पास ऑप्शन डी है 23। तो वो कह रहा है 24 संख्याओं का औसत शून्य है। औसत, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे
संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कह रहा है कि 24 संख्या का औसत शून्य है। चलो मान के चलते 24 संख्याएं हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? चलो इसका एवरेज शून्य है। कितने कुल संख्या कितना है? 24। चलो 24 लिख दिया मैंने, ठीक है। 24 संख्याओं का औसत शून्य है। इनमें से कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? ठीक है। मान के चलो एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ये 5 संख्या लिए तो इसका औसत 6 निकलेगा, ठीक है। 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15, 15/5 यानी 3। औसत कितना है इसका? 3। तो इनमें से कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है? जो भी संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? अगर मान के चलो हम यहाँ से बात करते हैं, अगर 5 संख्याओं का औसत 5 है, औसत 3 है, तो इनमें से कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? कितनी संख्याएं शून्य से? 1 2 3 4 5। इनमें से कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है? ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ से हम ये भी हो सकता है ना, -2 भी ले लेंगे, 3 भी, 4 भी, 5 भी। इसका भी एवरेज अगर हम ढूंढने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका? 5 4 9 3 12, ऋणात्मक का एवरेज, ठीक है। माइनस में एवरेज संख्याओं का कुल योग। तो ऐसा क्योंकि संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है? एक संख्या, ठीक है, शून्य से बड़ी हो सकती है। मान के चलो 24 संख्या, मान के चलो 24 संख्या ले लेते हैं। मान के चलो शून्य से छोटा रहेगा। मान के चलो ए बी सी डी, ये माइनस वाला है, इसको औसत हमें 24 ही लाना है। लेकिन हम इसके बराबर में एक ऐसा पॉजिटिव संख्या ले सकते हैं जो कि इसको, एक ऐसा संख्या ले सकते हैं जो कि इसके एवरेज 24 हो जाएगा, यानी इस औसत 24 के बराबर हो सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगी, ठीक है। आ जाएंगे ठीक। चलते नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, लेकिन निश्चित घटना की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की और ना होने की क्या होती है? एक होती है, ठीक है। क्या होती है? एक होती है। क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करेंगे। 24 में दिया हुआ है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है
तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। ऑप्शन दिया हुआ है 1.2, बी दिया हुआ है 3/4, सी दिया हुआ हमारे पास 20% और डी दिया हुआ हमारे पास 0.3। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। यहां से देखिए क्या होगा, एक पासे को उछालेंगे तो पासे में कुल कितना पॉसिबल इवेंट कितने होते हैं, कुल घटना कितने होते हैं 6, तो टोटल कितने होते हैं 6। इसमें से बोल रहा है एक बार उछाला जाता है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कितनी है 6 तक में कितने होंगे, तो या तो 2 होंगे, 3 होंगे या तो 5 होंगे, 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 5, तो यहाँ से 1/, क्या हो जाएगा 2, 1/2 हमारे पास, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास, मैंने ऑप्शन सटीक नहीं, दूसरा ऑप्शन लिख दिया। यहाँ पे ऑप्शन होगा 1/2 और ये है 1/3 और ये है हमारे पास 0 और ये हमारे पास 1। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ 1.2 जो 1 से बड़ा है, यही नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता या तो 0 हो सकती है या तो 0 के बराबर 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, और या 1 के बराबर होगा, नहीं भी हो सकती है। शून्य हो भी सकती है, होगी तो 1 से छोटा हमेशा 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट 26 नंबर कह रहा है कि यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है, ई की प्रायिकता को दर्शाता है, तो लेस देन 0, probability of event is greater than 1, सी दिया हुआ है greater than 0, greater than equal to 0 and less than 1, और हमारे पास टी दिया हुआ है -1, probability of event -1। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे हमारे पास माइनस तो होगा नहीं। यहाँ देखिए मैंने बताया कि हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.4 है हो तो इसके हारने की प्रायिकता है। ठीक है, तो जीतने की प्रायिकता 0.4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन दिया हुआ 0.4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हारने की प्रायिकता क्या होगा? तो हारने का प्रायिकता जो होगा वो क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। जीतेंगे और या हारेंगे ये दोनों की घटना कितनी होती है? प्रायिकता एक होती है। हारने की घटना क्या होगा? एक माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, हारने की घटना इवेंट है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे लॉस कर सकते हैं। विन है तो लॉस होगा, तो यहाँ से लॉस अगर हम कर देते हैं तो लॉस कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी हारने की जीतने की है 0.4, तो हारने की, तो क्या हो जाएगा? एक माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन 0.4। इसको हल करेंगे तो एक में 0.4 घटेंगे 0.6। ऑप्शन हमें बी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम 31 में देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 45/53 है तो कॉस थीटा बराबर में क्या होगा? 53/28, 28/53, 28/45, 45/28। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे साइन थीटा बराबर 45/53 है, तो यहाँ से हमें कॉस थीटा के मान पूछा है। तो चलिए हम यहाँ से बात करेंगे। पी का मान दिया हुआ 45 और बी का मान, एच का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास? 53। साइन थीटा बराबर होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण बोलिए या तो P/H। तो यहाँ से बी निकालना है, बेस निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ से 53 का स्क्वायर माइनस का 45 का स्क्वायर हो जाएगा। 53 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 3 तिया 9 के 5 तिया 15 दूनी 30, 30 के 0 25 25 और 25 3 2809 माइनस 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 25 के 5 5 20 दूनी 40 और 40 2 42 हो जाएगा। 4 4 16 4 20 20 125 हो जाएगा। यहाँ से इसको घटाएंगे, 9 में 5 घटेगा 6, यहाँ 9 9 में 2 घटेगा 7, यहाँ पे बचा हमारे पास 7 7 7 या 7 6 का 676। तो किसका हो जाता है? 26 का स्क्वायर हो जाता है 676। यहाँ से ये 26 आ गया हमारे पास। 26 फिर से एक बार चेक करते हैं। 28 25 का 625 होता है, 26 का 676, 27 का 749, 27 का 729, 28 का 744। यहाँ से अगर हम देखना चाहेंगे 3 तिया 9 के 9, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 के 0, 25 25, 25 3 28 माइनस यहाँ से 25 25 45 का 25 25, 5 20 दूनी 40 2 42 हो जाएगा। 4 4 16 4 20 घटाएंगे, 9 में 5 घटेगा, 9 में 5 घटेगा 4 और यहाँ से बचा हमारे पास 9 में 2 घटेगा 7 और यहाँ हमारे पास 7 में 7 के साथ 9 में 5 घटेगा 4। ठीक है, बचा हमारे पास कितना? यहाँ 9 में 2 घटेगा 7, यहाँ 7 के 7 हो जाएगा।
88 64, 3 9, 5 15, 15 दूनी 30, फिर 0 25 25 3 28, 25 25 के 5, 5 4 20, 20 दूनी 20 20 40 हो गया, 40 तो 42 के 0, 4 4 16, 4 20। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण 45 बटे 53 देन कॉस थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 का स्क्वायर लेते हैं तो 8 8 64 के 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 36 के 6, 4 3 764, 9 में 5 घटेगा 4, 10 में 2 घटेगा 8, 7 के 784, 8 8 64 के 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 32 6 38। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 28 आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। बी हमारे पास निकल कर के आया है 28, एच हमारे पास है 53, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें कहता है साइन 90 साइन 29 माइनस बटे में क्या है कॉस 61। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस में क्या लिख सकते हैं इसको 61 बटे में ये क्या है हमारे पास कॉस 61। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 61। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप को क्या पता चला यहाँ से, ठीक है, और ये हमारे पास cos 61, ये दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करने जा रहे हैं 33 का। निम्नांकित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है। एक के बराबर नहीं है, ये बोल रहा है इकाई के बराबर नहीं है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, थीटा है, ए नहीं है, थीटा है। सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इकाई के बराबर नहीं है, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाता है, ये तो एक होता है, सिक्स का थीटा माइनस टेन, ये भी एक होता है, ये भी होता है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा 33 का। कह रहा है कि यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कौन है। ठीक है, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, अगर ये थीटा अगर हमारे बराबर होते हैं, समान है, छाया की अगर मान के चलिए ये एक रेशियो है, तो ये भी हमारे पास एक रेशियो, तो क्या हो जाता है एक रेशियो
45 का देता है, थीटा हमारे पास क्या आ जाता है 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कोस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में है। कोस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में ऑप्शन दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहां से आप देखेंगे कि cos थीटा को क्या लिख सकते हैं। cos थीटा हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 होता है। तो यहाँ साइन के फॉर्म में तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36।